हेलो, हेलो, हेलो। उसने अपनी बाहें आगे बढ़ाते हुए कहा। फिर उसने मुझे अपने आगोश में कसकर जकड़ लिया और बार-बार आलिंगन करके अपना प्यार जताया। हेलो। मैंने तभी आवाज में उसका जवाब दिया और उसके चंगुल से अपने को मुक्त करने की चेष्टा की। कैसे हो मेरे दोस्त? उसने मुझे कई बार इतने जोर-जोर से थपथपाया कि मेरे बनावटी दांत हिलने शुरू हो गए। कैसा इंश्योरेंस चल रहा है? बीवी कैसी है? और बच्चे? और सब ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, मैंने नम्रता से कहा और अपने दांत वापस जगह पर लगाए। सब ठीक है, थैंक यू। क्या उसने मुझे कुछ और समझ लिया था? मैं तो कुआरा था, इज्जतदार कुआरा। बच्चे तो थे ही नहीं मेरे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो कहता रहा। लेकिन अब वह मुझे देख नहीं रहा था। वो पार्टी के लिए जमा लोगों का जायजा ले रहा था और बेध्यानी से ठीक है कहता जा रहा था। एक दोस्त जिसने मुझे देख लिया था मेरे पास आया। इससे पहले कि वह मुझसे कुछ बोलता, इस अजनबी ने आह भर के उसे भी बाहों में भर लिया और हेलो हेलो कहकर उसे भी गले से लगा लिया। उसने मेरे मित्र की पीठ ठोकी और उसकी बीवी और बच्चों के बारे में पूछने लगा। मेरे मित्र ने हाँ ठीक है कहकर जवाब दिया, लेकिन वह भी कुंवारा था और मेरी जानकारी के अनुसार उसका किसी से संबंध भी नहीं था। फिर यह आदमी कौन था? मैंने अपने मित्र से पूछा जब वह कमरे में दूसरी तरफ चला गया। मैंने इसे कभी देखा भी नहीं, वो बोला। मैं तो समझा तुम्हारा कोई पुराना दोस्त है। जिस तरह से वह तुमसे बातें कर रहा था और तुमसे भी ऐसे ही बात की, मैंने जवाब में कहा तो चलो एक बार मेजबान से पूछते हैं। हम भीड़ का रास्ता बनाते हुए मेजबान की तरफ गए। मेरे मित्र ने पूछा, यह तुम्हारा दोस्त कौन है? वह आदमी इस वक्त एक और को अपने बंधन से मुक्त कर रहा था और किसी और को जकड़ने के लिए हेलो हेलो करते आगे बढ़ रहा था। मजेदार आदमी है, मेजबान ने कहा। मैंने तो समझा कि तुम उसे लाए हो। बिल्कुल नहीं, मेरे दोस्त ने कहा। मैंने तो कभी इसे देखा ही नहीं। किसी और के साथ आया होगा, हो सकता है। खैर, कोई बात नहीं, मेजबान ने माफी सी मांगते हुए कहा। लगता है ये बहुतों को जानता है। मेरे दोस्तों का दोस्त हमेशा मेरे यहाँ स्वागत है, खास तौर पर अगर वे दोस्ताना व्यवहार करते हों। दोस्ताना व्यवहार सही शब्द नहीं था। यह आदमी हर एक के साथ ज्यादा ही रोमांस करता है। अब तक उसने हर आदमी का आलिंगन कर लिया था और दरवाजे पर हमारी तरफ चला आ रहा था। क्यों यार, ये कहकर उसने मेजबान को बाहों में भर लिया और कहने लगा, शानदार पार्टी है, बहुत शानदार। मुझे निमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। अब मैं निकलता हूँ, और भी दो पार्टियों में जाना है। मैं जानता हूँ कि वे इतनी शानदार नहीं होंगी, लेकिन जाना तो है ही। गुड बाय। उसने दोनों हाथ हिलाए, फिर चारों तरफ देखकर गुड बाय ऑल कहा और वहां से गायब हो गया। यह कौन था? यह सवाल पार्टी का हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा था। लगता है कि उसे कोई भी नहीं जानता था। अगर उसे कोई नहीं जानता था तो वो पार्टी में आया कैसे? इसका भी किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दुर्भावपूर्ण लोग उसे गेट क्रैशर कहते थे, जो हर जगह जबरदस्ती घुस पड़ते हैं। पर ये, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, दुर्भावपूर्ण लोग ही कहते हैं। वह शहर में नया ही आया था, लेकिन उस दिन से हमें वह हर जगह दिखाई देने लगा। घरेलू पार्टियों में, सरकारी कार्यक्रमों में, राजनीतिक सभाओं में, धार्मिक आयोजनों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, शादियों में, धार्मिक संस्कारों में और शव यात्राओं में। वो हर जगह आकर्षण का केंद्र होता था। उसकी जोश से भरी हेलो हेलो हर जगह सामान्य बातचीत से ऊपर सुनाई देती थी। मिस्टर स्वामी, समाचार पत्रों में हर रोज उसका यही नाम छपता था। प्रेस का भी बड़ा प्रिय था। वह हर कार्यक्रम में उपस्थित रहता था। कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता था जहां वो दिखाई न दे, और सबके फोटोग्राफी में वो सबसे आगे खड़ा नजर आता था। मेहमानों का स्वागत करता, भले ही वो मेजबान का परिचित हो या ना हो। लोगों को मालाएं पहनाता, भले ही मालाएं पहनने का अवसर हो या ना हो। और प्रमुख लोगों से उसी समय बातें करता जब उनकी फोटो खींची जा रही हो। दरअसल मिस्टर स्वामी और प्रेस फोटोग्राफरों के बीच कोई टेलीपैथिक संबंध बन गया लगता था।
जब कभी भी वो अपनी मूछें मोड़कर ऊपर करता, तब आपके लिए यह मानना जरूरी हो जाता कि कोई फोटोग्राफर उसके सामने है। इसके बाद वो अपनी टाई ठीक करता। जब वो किसी से बात करते करते अचानक चुप हो जाए, तो आपको मान लेना पड़ता कि उसके दिमाग में कहीं से गुप्त संदेश आ गया है कि फोटोग्राफर आ रहा है। वो आपका वाक्य अधूरा छोड़कर किसी तरफ अपनी बाहें उठाए किसी को भी गले लगाने के लिए चल पड़ता। कैमरे का शटर दबते ही वो अपना काम कर लेता। वो कभी फोकस से बाहर नहीं होता था। अगर कोई यह नहीं जानता कि मिस्टर स्वामी कौन है, तो वो तुरंत उनकी सहायता करता। फिर कहता, फोटो मुझे भी भेजना, मेरा नाम स्वामी है, SWAMI, समझे, स्वामी, और ये मेरा कार्ड है। दुर्भावपूर्ण लोग उसे कहते थे कि मिस्टर स्वामी का प्रचार प्रिय है और वो अखबार में छपने वाली फोटो की कीमत भी अदा करता है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि दुर्भावपूर्ण लोग ही ऐसी बातें करते हैं। मिस्टर स्वामी तो हमेशा यही कहता था कि उसे प्रचार पसंद नहीं है, और वो ऐसे लोगों का मजाक भी उड़ाता था। और वो फोटोग्राफरों को पैसा दे, इसकी भी कोई वजह नहीं थी। वह हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को जानता था और उसकी बातचीत में हर महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आता ही रहता था। ऐसा ही हर आदमी उससे सलाह मशवरा करता ही रहता था और उसकी राय का फायदा भी उठाता था। जैसा कि मैंने अपनी पिछली लंदन यात्रा में विंसन से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर कुछ कहते हुए उसका पहला वाक्य यही होता था, कौन विंस्टन? कोई डरते डरते पूछ बैठता, तुम विंस्टन को नहीं जानते? विंस्टन चर्चिल और कौन? मेरे पुराने दोस्त हैं, सालों से जानता हूं उन्हें। मैंने उनसे कहा, सुनो विनी, अगर तुम युद्ध जीतना चाहते हो तो तुम्हें ये करना चाहिए। यह स्वामी की राय थी जो उसने विंस्टन चर्चिल को दी थी। चर्चिल ने उसकी बात को समझा और कहा कि आप और नेताओं को भी ये बात बताएं। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मिस्टर स्वामी की चर्चाओं में विंस्टन, जो, फर्डिनेंड, ईमन, आइक और दूसरों के नाम टपकते ही रहते थे। इसी तरह वो राष्ट्रीय और उद्योग व्यापार के विशिष्ट लोगों को भी जानता था। दरअसल वो महत्वपूर्ण ईसाई नाम इस तरह मुंह से निकालता रहता था जैसे पान की पीक जिसे वो बार बार थूक कर बाहर चला जाता है। दुर्भावपूर्ण लोगों के अनुसार मिस्टर स्वामी घमंडी था, लेकिन ऐसे लोग हमेशा ही ऐसी बातें करते हैं। मिस्टर स्वामी हम जैसे मामूली लोगों से भी बात करने में परहेज नहीं करता था और जरूरत पड़ने पर अपनी समस्याओं पर हमसे राय भी लेता था। तब वह हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहता, सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, अकेले में। फिर वह रहस्य भरी वाणी में पूछता, यह फ्रांस कैसी जगह है? आप तो वहां काफी दिन तक रहे हैं, जरूर जानते होंगे। फ्रांस, हम कहते, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। क्या आप वहां जा रहे हैं? मिस्टर स्वामी मुस्कुराता, छुट्टी मनाने? मेरे पास छुट्टी मनाने का वक्त कहाँ है, लेकिन यह बात अपने तक ही रखना, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। मिस्टर स्वामी ने दूसरों से भी अमेरिका, इंग्लैंड, स्कैंडिनेवाई देश, इटली और स्विट्जरलैंड के बारे में इसी तरह से पूछताछ की थी। उन्हें भी इसी तरह यह बात जाहिर ना करने का आग्रह किया था, क्योंकि अभी तक वो पक्का नहीं कर पाए थे। हम नहीं जानते थे कि पक्का करने के लिए उन्हें क्या चाहिए था। क्या उन्हें राजदूत का पद दिया जा रहा था? उन्होंने ये बात कभी अपने मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों का हाव भाव, अनिश्चय की दृष्टि, चिंता और जिम्मेदारी से यही लगता था कि उन्हें किसी देश के राजदूत या किसी राज्य के गवर्नर के पदों में से ही अपना चुनाव करवाना है। फिर कुछ समय बाद जब हम उनसे पूछते कि क्या आपने फैसला कर लिया, तो वो थकी हुई मुस्कान के साथ कहते, ना तो मैं चाहता था कि हाँ कर दूं, लेकिन ये लोग दफ्तर मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते। यहाँ बहुत कुछ काम करने को है और करने वाले बहुत कम। दुर्भावपूर्ण लोग कहते थे कि मिस्टर स्वामी फिजूल बातें करते हैं और उनका काम कोई खास नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं लगती थी। हम ये जरूर नहीं जानते थे कि वह करते क्या है, सिर्फ ये कि बहुत महत्वपूर्ण काम है। वह अक्सर इशारे में कहते थे कि जीवन के लिए वह कार्य है, इसका मतलब कुछ भी हो, उनकी आमदनी अच्छी थी। वह जिस तरह की दुनिया को मायाजाल बताते थे, कहते थे कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है और अगर कुछ निश्चित है तो वो मृत्यु है। उससे आपको
अपने लिए चिंता होने लगती थी। वे पैगंबर की तरह घोषणा करते, जिंदगी में कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता है तो वो है मनुष्य की मृत्यु, और फिर सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर कहते, और ये उनके लिए इतनी बुरी नहीं होती जो मरते हैं, उनके लिए होती है जो उसके पीछे जीवित रह जाते हैं। ये सुनकर लोग अपने बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते। दुर्भावपूर्ण लोग इसे उनकी बेचनी वाली बातें मानते थे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये लोग ऐसी ही बातें करते हैं, ये जाने बिना कि मिस्टर स्वामी के पास बेचने को क्या है, वो ये सब कैसे कह सकते हैं। इसके अलावा मिस्टर स्वामी जो भी कहते थे उसमें गहरी सच्चाई भी तो होती थी। वे गहरी सच्चाइयों को और भी ज्यादा गहराई से पेश करने में माहिर थे और इसे व्यक्ति से सीधा जोड़ देते थे। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। एक दिन सवेरे के अखबारों ने हमें सूचना दी कि नगर निगम के एक पूर्व अध्यक्ष की पत्नी का देहांत हो गया। ये अध्यक्ष इतने ज्यादा समय पहले रिटायर हो गए थे कि लोग अब उनके बारे में सब कुछ भूल भाल गए थे। उनकी उम्र 80 की हो चुकी थी। ना वो पैसे वाले थे और ना ही समाज के लिए उन्होंने कुछ किया था। वो डींग मारने वालों की चर्चा का विषय बनने लायक नहीं थे, इसलिए दुर्भावपूर्ण लोगों को यह आशा नहीं थी कि मिस्टर स्वामी उनकी पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल होने जाएंगे। लेकिन वो बकायदा वहां मौजूद थे और महिला की मृत्यु से ज्यादा ही दुखी दिखाई। उन्होंने हम सबको गले लगाया, लेकिन इस समय हेलो हेलो कहकर नहीं, बल्कि हो करते हुए जोर जोर से रोकर हमें अपनी बाहों में भर लिया। उनके रुदन से हम सब बहुत प्रभावित हुए और सोचने लगे कि महिला जरूर उनकी घनिष्ठ संबंधी रही होगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो ना कभी पूर्व अध्यक्ष से मिले थे और ना ही उनकी दिवंगत पत्नी से। लेकिन मिस्टर स्वामी बहुत ही भावुक व्यक्ति थे जो दूसरों के शोक में सहभागी होना चाहते थे। जब पूर्व अध्यक्ष बाहर आए तब वह उनके गले से लिपट गए और देर तक जोर जोर से हो करते हुए आंसू बहाते रहे। लगने लगा कि पूर्व अध्यक्ष से ज्यादा उन्हें सांत्वना की जरूरत है। जब वो शांत हो गए तब उन्होंने परिवार वालों को धीरज बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने सबको समझाया कि ये जिंदगी तो आनी जानी है। यहाँ मिस्टर स्वामी पूर्व अध्यक्ष के साथ लंबी दार्शनिक चर्चा करने लगे, इसलिए लोगों ने उन्हें अकेले छोड़ दिया। मिस्टर स्वामी ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे पढ़कर पूर्व अध्यक्ष को सुनाने लगे। हमें मानना पड़ा कि यह जरूर कोई धर्मोपदेश होगा, क्योंकि उसकी हर लाइन को वो पहले कई दफा पढ़ते नजर आते थे। हमें लगा कि वह उनके सामने हर उपदेश से सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने उस पर कई जगह कुछ लिखा भी। अंत में मिस्टर स्वामी मुस्कुराते हुए नजर आए, जिससे स्पष्ट था कि वृद्ध महाशय के धर्म परिवर्तन से वो संतुष्ट हैं। उन्होंने महाशय जी की पीठ थपथपाई और संस्कार समाप्त होने से पहले वहां से चले गए। उन्होंने कहा कि उन्हें एक और संस्कार में जाना है। दुर्भावना से नाक भरे लोगों ने कहा कि देख लो, मिस्टर स्वामी इंश्योरेंस एजेंट हैं और उन्होंने महाशय जी को एक पॉलिसी बेच दी है। लेकिन जैसा मैं कई दफा कह चुका हूं, ऐसे लोग ऐसी ही बातें करते हैं।